आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया भाग 11 सम्मिलित किया है। तो देखो 73वें संविधान संशोधन है जो कि 1992 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके एक नया भाग इसमें जोड़ा गया था। इसे पंचायती राज नाम से उल्लेखित किया गया है, यानी 11वां भाग किससे संबंधित है? पंचायती राज अधिनियम से। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए, यानी 243 ए से शुरू है, ए बी सी ऐसे करके 243 ओ तक में इसमें पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित जो प्रावधान हैं इस भाग के अंतर्गत किए गए हैं। तो अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी 243 ए से लेकर के 243 ओ तक इसमें पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। इस कानून ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखो संविधान के अंतर्गत हमारा जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत 8 अनुसूची थी। बाद में हमारा संविधान लागू होने के पश्चात आज तक संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या बढ़ करके 8 से 12 हो गई है। तो जो 11वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु है, यानी जो पंचायत राज संस्थाएं उनको कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय हैं। तो पहली बात तो 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत है एक नया भाग कौन सा? 11वां भाग। अनुसूची कौन सी? 11वीं अनुसूची। और इसमें जो पंचायत राज है, जो इसके अंतर्गत जो पंचायत राज है जो एक नया अध्याय जोड़ा गया इसके अंतर्गत है जो पंचायत राज संस्थाओं को जो विषय सौंपे गए वो कितने विषय हैं? 29 विषय, 29 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। किसमें? 11वीं अनुसूची में। इस कानून ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक आकार दिया, जिसमें कहा गया है कि अब देखो संविधान का जो 40वां अनुच्छेद है उसमें इन ग्राम पंचायतों के बारे में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यानी जो ग्राम पंचायतें हैं इनको व्यवस्थित करने के लिए, इनको एक नया आकार देने के लिए राज्य क्या है? राज्य कदम उठाएगा, यानी राज्य इस दिशा में क्या करेगा? प्रयास करेगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा। कहने का मतलब कि इन पंचायत राज संस्थाओं को आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए राज्य प्रयास करेगा और उनको जो भी संसाधन चाहिए उन संसाधनों के माध्यम से इन पंचायत राज संस्थाओं का जो स्तर है उसको ऊपर उठाने का प्रयास ही राज्य है वो करेगा। मतलब किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है, जिससे कि वे स्वयं प्रबंधक की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देश तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है यह नीति निर्देश तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 40 है इसके अंतर्गत जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनके स्तर को सुदृढ़ करने के लिए, उनको एक सुचारू रूप से एक सही दिशा में ले जाने के लिए यह अनुच्छेद है वो राज्य सरकार को निर्देशित करता है, राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो इस प्रकार से पंचायत राज संस्थाएं हैं उनके लिए जो अनुच्छेद 40 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम ने पंचायत राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया। अब देखो ये जो 73वां संविधान संशोधन था, ऐसी बात नहीं कि पंचायत राज जो ढांचा है ये पहले नहीं था, पहले भी था। ये मतलब 1959 से राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा 1952 के अंतर्गत एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। यानी कहने का मतलब कि पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पहले भी प्रयास किए गए, लेकिन इनका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था। संविधान के अंतर्गत कहीं इनको कोई स्थान नहीं था। तो इस अधिनियम के द्वारा यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो पंचायत राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान का दर्जा का मतलब है कि इनको संविधान के अंतर्गत स्थान दिया गया।
73वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 73वां संविधान संशोधन है जो कि भाग 11 के अंतर्गत है, और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य है वो पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करेगा, उनको वित्तीय सहायता देगा। तो अब देखो हम पढ़ेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी इस अधिनियम के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए। तो एक नया भाग, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नया भाग है 11 भाग और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, जो कि पंचायत राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसके माध्यम से? इस 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 11वीं अनुसूची और भाग कौन सा है? 9वां भाग। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं। अब देखो इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। ग्राम सभा, पंचायतों का गठन। अब देखो इसके पहले हम विशेषताएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं। मतलब 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, किन किन बातों के ऊपर विशेष बल दिया गया। तो ग्राम सभा का गठन किया गया, पंचायत जो पंचायतें हैं उनका गठन किया गया, पंचायतों के अंदर जो चुनाव हैं, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, चुनाव कैसे होगा, इस प्रकार का उल्लेख है वो इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। उसके बाद में आरक्षण, यानी जो महिलाएं और जो SC ST के जो वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने का इसमें चर्चा की गई है। उसके बाद में सदस्यों, जो पंचायत राज संस्थाओं के जो सदस्य बनने के जो इच्छुक हैं उनके अंतर्गत क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। विषयों का हस्तांतरण, यानी जो जैसे हमने जो एक विषय, जैसे हमने 29 विषय थे, इनका पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, यानी इनको सौंपा गया। ग्राम सभा, अब देखो ये तो अपने क्या थी, ये तो अपने मुख्य अपने जो 73वां जो संविधान संशोधन है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, ये तो अपने केवल विशेष नहीं। अब इसका थोड़ा सा देखो, अब इसका हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ये जो अपने जो ऊपर जो विशेषताएं हमने देखी है, चर्चा की है, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपन करते हैं। कौन सी विशेषता के अंतर्गत क्या इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले आती है ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो विधानमंडल विधि बना करके उपलब्ध करे। कहने का विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून बना करके ये जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नीचे जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, इनको ऐसी शक्तियां प्रदान करे, यानी कहाँ पर? ग्राम स्तर पर, कि ग्राम स्तर पर ये ग्राम सभा का गठन हो और ये ग्राम सभा है ये गांव के स्तर पर इस प्रकार के निर्णय ले सकें ताकि गांव के अंतर्गत जो भी गांव की समस्याएं हैं उन गांव की समस्याओं के बारे में ग्राम सभा के अंतर्गत प्रस्ताव लिए जाएं और ग्राम सभा यानी ग्राम स्तर पर ही इन समस्याओं को सुलझाने का या ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो यानी राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया, राज्य सरकार के से अपेक्षा की गई कि राज्य सरकार वो विधानमंडल यानी विधानमंडल से विधि बनाकर, कानून बना करके इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे कि जो ग्राम स्तर के जो संस्थाएं हैं उनका एक सुदृढ़ ढांचा उपलब्ध हो सके। तो ये तो थी ग्राम सभा की बात, यानी पहला इसमें प्रावधान क्या था? ग्राम सभा, की ग्राम सभा का गठन किया जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार वो विधानमंडल के माध्यम से कानून बना करके ये जो ग्राम सभाएं हैं, जो ग्राम सभा जो संस्था है इसको सुदृढ़ बनाए, इसको एक अच्छा ढांचा उसको उपलब्ध करवाए, ताकि ये जो ग्राम स्तर की जो संस्था है ग्राम सभा, ये ग्राम सभा गाँव के जो समस्याएं उनको दुरुस्त करने के लिए, गाँव के अंतर्गत अच्छी सुविधा उपलब्ध करने के लिए ग्राम सभा है वो अच्छे ढंग से काम कर सके। दूसरा देखो पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 ख। अब देखो जैसा कि हमने देखा क है यानी कैसे लेकर के अण तक इसमें प्रावधान है, या वैसे हम इंग्लिश मीडियम देखें तो एशियन लेकर के ओ तक। अनुच्छेद 1 है 243। तो अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 243 ख, कि यानी जो पंचायत राज संस्थाएं उनका जो स्तर है वो कितना स्तर रहेगा? 3 स्तर। त्रिस्तरीय का मतलब है ये 3 स्तरों पे काम करेगा। देखो 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्रत्येक राज्य यानी प्रत्येक राज्य के अंतर्गत ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर, यानी 3 स्तर हो गए। यानी सबसे नीचे का कौन सा होगा? ग्राम स्तर। फिर उसके बीच में यानी मध्य में कौन सा है? जिसको हम पंचायत समिति कह सकते हैं या खंड स्तर कह सकते हैं। और तीसरा जिला स्तर पर पंचायत, जिला स्तर जिसे हम जिला परिषद कह सकते हैं।
तो इस प्रकार यानी प्रत्येक राज्य के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है इस संविधान संशोधन के माध्यम से कि जो पंचायत राज संस्थाएं हैं वो कितने स्तर पर काम करेगी, वो 3 स्तर पर काम करेगी, ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर जो मध्यवर्ती जो स्तर है उसका गठन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहाँ पर 3 स्तर होंगे। कौन से? ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर केवल 2 स्तर रहेंगे, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। जो मध्यवर्ती स्तर है वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगा। तो ये बात किसकी? यही पंचायतों के गठन की बात। ग्राम सभा की बात हो गई, अब पंचायतों के गठन की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं चुनाव। अब देखो ये जो पंचायत राज संस्थाएं हैं इनका चुनाव है वो किस प्रकार से होगा। तो पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। अब देखो ये जो पंचायत स्तर पर जो सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्येक जनता के द्वारा इनका चुनाव, सदस्यों का चुनाव होगा। जिला परिषद के स्तर पर अप्रत्यक्ष से चुनाव होगा। जैसे मान लीजिए जिला परिषद के जैसे अध्यक्ष चुनाव करना है तो वहाँ पर जो जिला परिषद के जो प्रत्येक वार्ड वाइज है जो मेंबर चुने जाएंगे वो मेंबर है वो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष। यह बात संबंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी। यानी राज्य सरकार निश्चित करेगी कि जो खंड स्तर है उसके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। यानी भारत सरकार ने ये जो काम है ये किस पे सौंप दिया, ये राज्य सरकारों के ऊपर सौंप दिया कि वो यहाँ पर मतलब निश्चित करेगी कि भाई अपने राज्य के अंतर्गत जो खंड स्तर पर जो अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। कहने का प्रत्यक्ष भी हो सकता है इस राज्य में और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। हर पंचायती निकाय की अवधि है वो 5 साल की होगी। अब देखो हर जो पंचायत निकाय चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वो खंड स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, यानी उस निकाय की एक बार जो सदस्य चुन करके आगे वो 5 साल की उनकी अवधि रहेगी। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। दूसरी बात, यदि सरकार इन पंचायतों को यदि 5 साल पहले भंग करती है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। किससे पहले? 73वें संविधान संशोधन से पहले। और पंचायत राज संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं थे। अब देखो 73वें संविधान संशोधन से पहले यदि कोई पंचायत 5 साल पहले भंग कर दी जाती तो उसके संबंध में नए चुनाव कब होंगे इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। लेकिन इस संविधान अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया कि जो ये पंचायत राज संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल का रहेगा। और मान लीजिए कि यदि समय से पहले भंग हो गई तो 6 महीने के भीतर इनके चुनाव कराने आवश्यक होंगे। अब है देखो आरक्षण, यानी पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत आरक्षण है वो किस प्रकार से रहेगा। तो पंचायत राज संस्थाओं के कुल स्थानों में से यानी जैसे कुल सीटें तो 1/3 स्थान यानी 1/3 स्थान वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सुरक्षित हो गए। और उसके बाद में जिन क्षेत्रों के अंतर्गत SC और ST जो जनसंख्या है उसके अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष जिसको हम चेयरपर्सन कहते हैं पद तक आरक्षण दिया गया। तो पंचायत राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम स्तर से लेकर के जिला स्तर तक तीनों स्तर पर जो अध्यक्ष का पद होता है उसमें भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब SC ST और महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखो ये तो हमने क्या देखी, आरक्षण की बात हो गई कि पंचायत राज संस्थाओं में जो आरक्षण है वो किस तरह से दिया जाना है। अब है देखो सदस्यों की योग्यताएं, यानी जो पंचायत राज संस्थाओं के अंदर जिन सदस्यों का चुनाव होगा उनके अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक होंगी। तो कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी है? पहली बात है कि नागरिक ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी 21 वर्ष से पहले कोई व्यक्ति पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में चयन होने के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता। जैसे एक वोटर की जो उम्र होती है 18 साल, वैसे ही पंचायत राज संस्थाओं में प्रत्येक नागरिक
यदि इन संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो आयु है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यह व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यानी जिस प्रकार राज्य विधानमंडल के जो सदस्य बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता इसमें भी होनी चाहिए। वह संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा निर्वाचित विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। यानी जैसे कानूनन वो विधि के अंतर्गत रहते पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। फिर देखो विषयों का हस्तांतरण। अब देखो यदि अब इन पंचायत राज संस्थाओं के संबंध में प्रावधान तो सारे कर दिए गए, लेकिन अब इनके यानी किन किन विषयों पर ये काम कर सकती है, इसके लिए इनको विषय सौंपना भी बहुत ही जरूरी था। तो ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, देखो पहले राज्य सूची जो 29 विषय थे, अब पहचान करके उनको संविधान के 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। अब देखो पहली बात तो है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, या जो हम कह सकते हैं 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई 11वीं जो अनुसूची है उसमें जो कुल विषयों की संख्या वो कितनी है, तो कुल विषयों की संख्या 29 यानी 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए, यानी जो पंचायत राज संस्थाएं इनको सौंप दिए गए। पहले किस में थे, राज्य सूची में थे, अब इनको पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित या इसको सौंप दिए गए। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से हैं। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। वस्तुतः पंचायत 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास। अब देखो हम बात करेंगे भाई जो 29 विषय हैं जिनको पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए, जो पहले राज्य सूची के विषय थे, तो अब वो 29 विषय हैं कौन कौन से। तो देखो इसमें आता है कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रयास कर सकती है। तो ये थे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से। तो ये जो सारे प्रावधान किए गए थे वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए। तो विद्यार्थियों, मैंने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो भी इसमें जो मुख्य जो बातें थी, इन सभी बातों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। ये जो टॉपिक है ना वो परीक्षा की दृष्टि, जो प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम है, उनकी दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।